गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 4। मैं आपके लिए आज श्वसन तंत्र के बारे में बताऊंगी। श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन हम किसे कहते हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। वास्तव में श्वसन जीवन की ज्योति कहा जाता है, जो जन्म के समय जलती है और जीवन भर जलती रहती है। केवल मृत्यु के ही समय ये बुझती है। सभी प्राणियों में श्वसन क्रिया सदैव ही होती रहती है। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक कोशिकीय हो या अत्यधिक जटिल बहुकोशिकीय प्राणी हो या पौधा, श्वसन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। जीवों को सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्रत्येक जीव अपचयी क्रिया करते हुए श्वसन के द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस क्रिया को तेज करने व अधिक लाभकारी बनाने कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए इन जीवों में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है और इन क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए इन जीवों में आवश्यक तथा उचित संरचना वाले श्वसन अंग होते हैं, जो परस्पर मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन को पर्यावरण से वायु अंदर लेना तथा बाहर निकालना समझा जाता है, किंतु ये श्वसन की एक अवस्था हो सकती है जिसे हम श्वासोच्छ्वास क्रिया या सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। लेकिन श्वसन तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण है, जिसमें ग्लूकोज जैसे अणु को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा निष्कासित की जाती है। ये क्रिया सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब किसी कार्बनिक यौगिक जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल आदि को जलाया जाता है तब भी ऊर्जा निकलती है, तो ये क्रिया दहन क्रिया कहलाती है। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र मनुष्य में प्रमुख श्वसनांग फेफड़े हैं तथा इनके सहायक अंग नासिका, नासामार्ग, कंठ या स्वरयंत्र तथा श्वास नलिका, इसके अतिरिक्त मुख गुहा, ग्रसनी, तनुपट तथा वक्षीय कटहरा भी श्वसन में सहायता करते हैं। श्वसन क्रिया में योगदान करने वाले ये सभी सम्मिलित अंग के रूप में श्वसन तंत्र कहलाते हैं। तो हमारी ये सभी श्वसन तंत्र हैं जो मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे नासिका या नासामार्ग, श्वसन तंत्र, श्वास नलिकाएं, फेफड़े, जिसमें फेफड़े एक हमारा प्रमुख भाग होता है। तो मैं आज आपके लिए श्वसन क्रिया का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप ध्यान से सुने। तो नंबर 1, नासिका या नासामार्ग। तो नासिका या नासामार्ग चेहरे पर स्थित जो नासिका, जो दो नथनों या बाहरी नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुली होती है, इनके बीच अंदर झांकने पर एक नासापट स्पष्ट दिखाई देता है। इससे नासा गुहा दो भागों जैसे दाएं तथा बाएं में बटी होती है। नासिका तथा नासापट का अगला भाग उपास्थि तथा पिछला भाग अस्थियों से बना होता है। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार मार्ग में खुलती है, जिसे नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग
विभिन्न प्रकार से उभरी हुई अस्थियों के कारण टेढ़ी मेढ़ी होती है। नासा मार्ग में रोमाव श्लेष्म कला पाया जाता है, जिससे वह ढका रहता है। श्लेष्म कला से चिकना और तरल श्लेष स्रावित होता है। नासा मार्ग मुख्य गुहा के ग्रसनी भाग में खुलता है। नासा मार्ग के अत्यधिक घुमावदार तथा नम रहने से ग्रहण की गई वायु का ताप शरीर ताप के बराबर हो जाता है और श्लेष्म कला के रोमाव होने के कारण वायु की धूल जीवाणु आदि फेफड़े में नहीं जा पाते हैं। और अगली हेडिंग है हमारी स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र ये हमारी नासा मार्ग के अंदर यहाँ ग्रसनी जो एक कीपनुमा आकार की होती है पाई जाती है। ग्रसनी के पश्चिम भाग में निगल द्वार तथा घाटी द्वार नामक छिद्र होता है। निगल द्वार ग्रास नाल में खुलता है, इससे भोजन ग्रास नाल में पहुंचता है। श्वास की वायु को ग्रसनी से श्वास नलिका में पहुंचाने वाले छिद्र घाटी अथवा कंठ द्वार या ग्लॉटिस कहलाता है। इसका जो भाग होता है उपास्थि का बना एक पत्ती सदृश ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढापन भी कहते हैं। निगलते समय ये घाटी को बंद कर लेता है तथा शेष भाग जो भी होता है वह समय होने पर खुल जाता है। इससे भोजन श्वासनाल में नहीं जा पाता। स्वर यंत्र एक छोटे से बॉक्स की तरह होता है। पुरुषों में ये बाहर से ही सामने की ओर दिखाई देता है। इसको हम टेटुआ या आदम सेप भी कहते हैं। ये कई उपास्थियों से मिलकर बना होता है तथा अंदर से ये श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। स्वर यंत्र को लचीले स्नायु के दो समूह में होते हैं, इन्हें हम स्वर रज्जु भी कहते हैं। इनमें से एक समूह को मिथ्या स्वर रज्जु तथा दूसरे को वास्तविक स्वर रज्जु कहते हैं। वास्तविक स्वर रज्जुओं में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की तीव्रता उच्छ्वास में वायु की मात्रा एवं दाब तथा स्वर रज्जुओं के कंपन की प्रचुरता पर निर्भर करती है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में स्वर यंत्र समान होने से स्वर एक जैसा होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की आवाज़ पतली और सुरीली हो जाती है। इसके अलावा हमारा नंबर 3 श्वास नलिका आता है। श्वास नलिका ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है, जो गर्दन में सामने की ओर स्थित होती है। वक्ष में पहुंचकर ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम श्वास नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वास नाल की दीवार में 16 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं। ये गले पर टटोलकर हम अनुभव कर सकते हैं। ये छल्ला सी के आकार का तथा पीठ की ओर जो अधूरा होता है, इन छल्लों से श्वास नाल पिचकती नहीं है तथा वायु के आने जाने में कोई बाधा नहीं पड़ती। ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी पाए जाते हैं। श्वास नाल तथा श्वसनियों की भीतरी सतह पर रोमांस श्लेष्म कला होती है, जो श्लेष्म उत्पन्न करती है। इसमें अनेक रोमांस होते हैं और जो श्लेष्म और उसमें फंसी गंदगी को कंठ की ओर ढकेलते रहते हैं। ऐसे रोमांस नासा मार्ग में भी होते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी आती है फेफड़े। फेफड़े जो श्वासनांग का सबसे प्रमुख अंग है। फेफड़े हमारे मुख्य श्वासनांग होते हैं। ये बक्षुगुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कस्थई स्लेटी रंग के हैं। अत्यंत कोमल, स्पंजी, खोखले तथा लचीले होते हैं। फेफड़े चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक गुहा बन जाती है। इस गुहा को फुफ्फुस गुहा भी कहते हैं। इसमें एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है। झिल्लियों को फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं। ये फुफ्फुस आवरण फेफड़े को सुरक्षित रखता है। ये गुहा तथा इसका तरल फेफड़ों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। बक्षु गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच केवल एक सकरा स्थान शेष होता है, जिसमें श्वासनाल, श्वसनिया, ग्रासनाल, हृदय आदि अंग व्यवस्थित रहते हैं।
फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। ये अधूरी खांचों के द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी खांच द्वारा 2 पिंडों में विभक्त होता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़ों की बाहरी सतह सपाट तथा चिकनी होती है, किंतु भीतरी संरचना एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्पंजी एवं असंख्य वायुकोशों में बटी रहती है, जिनकी संख्या वयस्क व्यक्ति में लगभग 15 करोड़ होती है। प्रत्येक फेफड़े का संबंध एक श्वसनी से होता है। प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नलिका के 2 भागों में बंटने से बनती है, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर अनेक शाखाओं उपशाखाओं में बढ़ जाती है। ये तो हमारे थे फेफड़े, और मैंने आपको श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से बताया है, और आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। तब तक के लिए नमस्कार।